हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। तो गाइस, जो अपना एनाटमी का सिलेबस तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ जो ओरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर में आपको कुछ एनालिसिस आपको पढ़ाए जाते हैं। वो एनालिसिस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आपको मॉड्यूल में भी पूछते हैं टीचर, और आपकी जब सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती है ना, वो क्लासेस के बाद आपका एक वाइवा होता है 5 मार्क्स का, और वो वाइवा में यही एनालिसिस आते हैं और इतने ही लेवल आते हैं, इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। तो जो आने वाला है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो वाइवा के मार्क्स है ना, वो आपकी एग्ज़ाम में गिने जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 5 में से 4 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको 4 मार्क्स कम लाने पड़ेंगे फाइनल एग्ज़ाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और एकदम ईजी भी है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कवर करने हैं और मैं सारे एनालिसिस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एक वीडियो है वो अभी जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है, वो डेमो लेक्चर है, फ्री है सबके लिए। बाकी के जो लेक्चर्स है, बाकी के जो टॉपिक्स के, वो मेरी प्राइवेट इंस्टाग्राम चैनल पे है और आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ 99 रुपये में चार्ज करने वाला हूँ ये पूरे एनालिसिस पढ़ाने के लिए। और आपको 1.5 से 2 साल तक आपको एक्सेस मिलेगा, आप कितना भी चाहो पढ़ सकते हो। और ये डेमो लेक्चर है सबके लिए फ्री। अगर ये पसंद आए आप, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमें पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन लेके आप प्राइवेट इंस्टाग्राम चैनल पे रिक्वेस्ट भेज दो, हमारी टीम एक्सेप्ट कर लेगी और आप पढ़ सकते हो फिर। तो गाइस, चालू करते ECG से। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट ECG हमारा है। ECG क्या है तो वो मैं आपको समझा दूँ। आपने बहुत सारे ECG देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन एक्चुअल में ECG है क्या, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्शन है, इसका एक ग्राफिक रिप्रेजेंट है ECG। जैसे मैंने आपको एक वेव यहाँ पे, मतलब एक कंपार्टमेंट दिखाया है आपको ECG का। तो आप देखो कि ये जो है, इसमें PQRST चारों वेव्स का समावेश होता है। तो ये जो P वेव है, पहले आपको सबको पता है कि हमारा एट्रिया है हार्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो हमारा हार्ट का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये हमारी P वेव ऊपर उठती है। ये P वेव ऊपर उठती है, मतलब हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, सॉरी हमारे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है। फिर कुछ सेकंड के बाद हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो एक QRS कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, वो हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे T वेव क्या सजेस्ट करती है, तो जो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होता है, तो जो एक T वेव है वो हमारे वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है हमारे ECG में। तो वो डन है। अब आपको एक डाउट होगा कि सर P वेव कॉन्ट्रैक्ट हुई लेकिन रिलैक्सेशन की तो आपने बात ही नहीं करी। तो P वेव कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स होती है, लेकिन कब होती है, जब हमारे वेंट्रिकल का QRS कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब जब QRS का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो P वेव यानी कि जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिलैक्स होता है, वो रिलैक्सेशन हम यहाँ पे देख नहीं पाते क्योंकि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे, इसलिए। डन है। तो अगेन, ये जो P वेव है वो हमारे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन सजेस्ट करती है, जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन सजेस्ट करती है, और ये जो T वेव है वो हमारे वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन सजेस्ट करती है। तो ये हमारा बेसिक था ECG का, जो अपने नीचे वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो अगेन यहाँ पे भी जो P वेव वो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन सजेस्ट करती है, जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन सजेस्ट करती है ये हमारे ECG में, और T वेव है वो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन सजेस्ट करती है। अब एक ECG का नॉर्मल मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ पहले। तो आप एक ECG देखोगे तो आपको अलग अलग लीड पे जो ग्राफिक रिप्रेजेंट है वो आपको दिखेगी। तो ECG में एक फर्स्ट लीड होती है, तो ये फर्स्ट लीड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ से चालू हो के यहाँ तक होता है। डन है। ये सेकंड लीड है, और सेकंड लीड का जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। और एक होती है थर्ड लीड, और थर्ड लीड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। डन है। और नीचे जो है बड़ी पूरी आपको बड़ी दिख रही है वो सेकंड लीड है। सेकंड लीड है, इसको बड़े
करके मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन इसका दिखाया है। इसके अलावा एक AVR लीड होती है, वो यहाँ से यहाँ तक है। ये AVL लीड है जो यहाँ से यहाँ तक है। एक AVF लीड है जो यहाँ से यहाँ तक है। फिर ये आप साइड में देखोगे तो ये V1 लीड है हमारी, ये हमारी V2 लीड का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिक, और ये V3 का है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो V4 का है, ये V5 का है और V6 का है। डन। तो इतनी सारी लीड्स है और वो सारी लीड्स को आपको रीड करना है और आपको ECG से पहचानना है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। जो 4th ईयर में वो लिमिटेड बीमारियाँ होती है और इतनी ही आपको पूछी जाती है, तो मैं आपको इतनी ही पढ़ाऊँगा। अब ECG रीड करने के टोटल 8 स्टेप होते हैं। 4th ईयर थेरापी की बात कर रहा हूँ, ओरेलो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता। बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन वो आपको 6th ईयर की थेरापी में फिर पढ़ाई जाएगी। अभी तक आपको 8 स्टेप होने चाहिए, आने चाहिए। तो ECG का सबसे पहला स्टेप अपन देखते हैं। 8 स्टेप है जो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहला स्टेप है आपको रिदम चेक करना है आपकी ECG का। आपको टीचर पूछेगी या फिर आपको रिटन होगा तो लिखना होगा कि रिदमिक है आपकी ECG और अरिदमिक है। तो वो आप कैसे चेक करोगे? एक रिदमिक होती है और एक अरिदमिक होती है। तो आपको रिदम चेक करने के लिए आपको सेकंड लीड पे जाना है। सेकंड लीड पे आपको रिदम चेक करनी है। तो ये जो आपको मैंने एक अलग से लीड दिखाई है वो हमारी सेकंड लीड है। ये जो सेकंड लीड है इसको हमने यहाँ से एनलार्ज व्यू में यहाँ पे दिखाया है। डन। अब आपको चेक करना है 2 RR का डिस्टेंस, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा P वेव है, एक QRST, दूसरी में PQRST। डन है। तो आपको पहचानना तो आ गया कि PQRST क्या है। अब रिदम चेक करने के लिए आपको 2 R वेव का डिस्टेंस सब में चेक करना है कि ये R वेव, दूसरी R वेव, तीसरी, ये चौथी। डन। तो इसमें आप देखो कि AR वेव और AR वेव के बीच का डिस्टेंस आप मान के चलो कि एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा भी ऑलमोस्ट, मतलब ये 5 मिलीमीटर, एक बॉक्स में 5 मिलीमीटर होते हैं। ये 5 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर, और इसको भी अपन ऑलमोस्ट 5 मान लेते हैं। अगर 5 नहीं तो 4 मानेंगे तो 5 + 5 + 10 और 14 मिलीमीटर डिस्टेंस है टोटल इसके एक दोनों के बीच में। अब दूसरे का डिस्टेंस देखते हैं। तो ये 5 मिलीमीटर, ये भी 5 मिलीमीटर, और इसमें अपन मानते हैं 3-4, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1 मिलीमीटर मिल रहा है। डन। एक बॉक्स से मतलब 5 मिलीमीटर, एक दूसरा बॉक्स से मतलब 5 मिलीमीटर, और इसमें 3 मान के चलते हैं क्योंकि 3 तक 1, 2, 3 और 4 तक ये वेव हमें दिख जाती है। तो इसका 4, इसका 5, इसका 5, और ये बॉक्स का 1 मिलीमीटर मिल रहा है। तो इतना प्लस करना है, मतलब 5, 10, 14 और 15। हमने आगे यहाँ पे डिस्टेंस देखा था वो 14 मिलीमीटर था एक वेव से एक वेव में, और ए वेव और ए वेव के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 मिलीमीटर है। मतलब 14-15 ऑलमोस्ट सेम है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब तीसरी बार एक आर वेव देख लेते हैं, ए आर वेव और ए आर वेव का डिस्टेंस। तो ए बॉक्स पूरा है, ये दूसरा बॉक्स है, 5, 5, 10, और इसमें अपन 3 बॉक्स, मतलब ये पूरा बॉक्स है, इसमें से अपन 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है आर वेव में, इतना कवर नहीं किया। तो ये 3, ये 5, ये 5, और इसमें आप देखो कि 1-2 मिलीमीटर ए वाले बॉक्स में से ए आर वेव ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, मतलब 1 या 2 मिलीमीटर। अपन 1 मान के चलते हैं, 1, ये 5 और इसमें 3 है, तो 5, 10, 5, 5, 10 और 13 और 1, 14, मतलब इसमें भी अपन कह सकते हैं कि 14 से 15 मिलीमीटर डिस्टेंस है ए आर वेव और ए आर वेव में। आप देखो कि ये हमने 3 आर वेव चेक करी, आप ऐसा है तो 4, 5, 6, मतलब इसके बीच में 1, ये 2, ये 3, ऐसे आप मल्टीपल आर वेव चेक कर सकते हो सिर्फ सेकंड लीड पे, और कोई भी लीड पे चेक नहीं करना है। आप देखो कि ऑलमोस्ट डिस्टेंस सेम आ रहा है यार, 14-15, 14-15, या फिर मान लो कि हमने यहाँ सारी आर वेव के बीच में आपको 5 मिलीमीटर या फिर 10, मतलब सारी वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। 1, 2, 3 मिलीमीटर का डिफरेंस होगा वो चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी 14 मिलीमीटर था, यहाँ 15 मिलीमीटर था, यहाँ भी 15 था मिलीमीटर, यहाँ पे भी अराउंड 13 से 15 के मिलीमीटर के अराउंड है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दो आर वेव के बीच का जो डिस्टेंस है। 13 से 15, 13, 14, 15 मिलीमीटर तक भी ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब वो है
कि जो आर वेव का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है सारी वेव में। वो डजंट मैटर कि वो 5 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ए वेव में हमें, ए वाले जो ईसीजी में हमें 13 से 15 मिलीमीटर दिख रहा है। कोई आपको अलग ईसीजी होगा तो इसमें आपको हो सकता है कि 8 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस हो, लेकिन सारे ईसीजी में 8 से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है सारे आर वेव में, मतलब वो रिदमिक है। क्योंकि रिदमिक है ना, अपन इसको रिदमिक कह सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। अब दूसरी कंडीशन, अब अरिदमिक कब बोलेंगे? रिदमिक का मैंने आपको समझा दिया, ए रिदमिक कब बोलेंगे? तो मान लो कि ए आर वेव और ए आर वेव का 14 हमने माप लिया। अब सपोज मान लो कि ए आर वेव और ए आर वेव का 25 आ रहा है, ए आर वेव और ए आर वेव का 10 मिलीमीटर आ रहा है, फिर इसका फिर से 15 आ रहा है, फिर इसका मान लो कि 19 आ रहा है। अरिदमिक मतलब जो आर वेव और आर वेव का डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। जैसे हमने आगे तो देखा कि फिक्स है, अगर फिक्स नहीं है, किसी में 9, किसी में 10, सॉरी किसी में 9, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 20, मतलब कोई दो आर वेव के डिस्टेंस फिक्स नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं, तो वो ईसीजी को हम बोलेंगे अरिदमिक ईसीजी है। तो रिदमिक अरिदमिक आई थिंक क्लियर है। आपको अगेन मैं समझा दूं कि रिदमिक अरिदमिक आपको सिर्फ सेकंड लीड पे चेक करना है। सेकंड लीड ए रही, सेकंड लीड इतना है, और ये सेकंड लीड को नीचे हमेशा ईसीजी में अलग से एनलार्ज व्यू मतलब अच्छे से दिखाया होगा। तो आप नीचे वाली ईसीजी के आर वेव ये सारे आर वेव का डिस्टेंस माप सकते हो। अगर सेम जैसा आ रहा है तो रिदमिक है, अगर सेम जैसा नहीं आ रहा है तो अरिदमिक है। आई थिंक ये सारी क्लियर है। रिदमिक वाला पहला पोर्शन हमारा क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है कि रिदम कैसे चेक करनी है। अब हमारा आ रहा है दूसरा स्टेप, साइनस ओरिजिन। साइनस ओरिजिन आप कैसे चेक करोगे? तो अगर आपकी पी वेव पॉजिटिव है तो हम इसको साइनस ओरिजिन बोलेंगे हमेशा। अगर पी वेव हमारी नेगेटिव है ईसीजी में तो इसको हम नॉन साइनस ओरिजिन बोलेंगे। और आपको कहाँ पे चेक करना है? तो अगेन सेकंड लीड पे चेक करना है आपको साइनस ओरिजिन। तो ये मैंने सेकंड लीड अलग से निकाली है, ये पूरा ईसीजी है हमारा, ए ईसीजी है, और ए ईसीजी में से मैंने ये सेकंड लीड है वो अलग से निकाल ली, और यहाँ पे अपन इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें अपन चेक करेंगे कि ए ईसीजी में यानी कि ए वेव में सेकंड लीड है, इसमें ओरिजिन कौन सा है, साइनस ओरिजिन है या नहीं। तो साइनस ओरिजिन के लिए हमारी पी वेव पॉजिटिव होनी चाहिए। डन है? तो अब देखो ए पी वेव है, ए क्यू, ए आर, ए एस और एस टी। डन है? तो अब देखो कि पी वेव है वे ऊपर जा रही है, इसमें भी आप देखो कि पी वेव ऊपर जा रही है, इसमें भी आप देखो कि पी वेव ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है मतलब पॉजिटिव है। मान लो कि इसकी जगह ए पी वेव ए से जा रही है, इसकी जगह ए पी वेव ए से जा रही होगी, ए से, और फिर क्यू आर एस होता। मान लो कि ये जो पी वेव ऊपर की जगह नीचे जाती होगी, ऐसे नीचे, तो इसको हम नॉन साइनस ओरिजिन बोलेंगे। अगर पॉजिटिव है तो ही आपको बोलना है कि साइनस ओरिजिन है। पी वेव पॉजिटिव मतलब जो पी वेव है ऊपर की साइड, पी वेव नेगेटिव मतलब पी वेव नीचे की साइड जा रही है तो वो नेगेटिव है। मतलब पी वेव पॉजिटिव है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव, मतलब ऊपर की साइड जा रही है तो इसको बोलेंगे साइनस ओरिजिन है। अगर पी वेव नीचे की साइड यानी कि नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे हम नॉन साइनस ओरिजिन है। और हमेशा आपको सेकंड लीड पे ही चेक करनी है ये चीज़। तो साइनस ओरिजिन वाला पार्ट भी क्लियर है। डन है? अब तीसरा हमारा स्टेप आता है, हार्ट रेट आपको बतानी है पेशेंट की ईसीजी चेक करके। तो हार्ट रेट के लिए आप कैसे पहचानोगे? तो आपको आर वेव और आर वेव का डिस्टेंस चेक करना है। कहाँ पे? सेकंड लीड पे। अगेन मैं ये सेकंड लीड आपको एनलार्ज व्यू में मैंने दिखाई है एक ईसीजी में से निकाल के। डन? सेकंड हार्ट रेट चेक करने के लिए जो आर वेव और आर वेव का डिस्टेंस है वो आपको मापना है सेकंड लीड पे। डन है? ओके। अगर आपके ईसीजी की स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड है तो आपको 1500 लेना है ऊपर, और नीचे डिवाइड करना है आपको आर वेव और आर वेव का जो डिस्टेंस आया था मिलीमीटर में। मान लो कि हमारा आर वेव और आर वेव का डिस्टेंस आया था 15 मिलीमीटर, तो 1500 डिवाइडेड बाय 15 मिलीमीटर। फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो आपकी हार्ट रेट होगी। लेकिन 1500 कब लेने हैं? जब आपके ईसीजी की स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड हो। अगर आपके ईसीजी की स्पीड 50 मिलीमीटर पर सेकंड है तो आपको 3000 से डिवाइड करना है किसको?
आपके आर वेव का जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो कि आपके 50 है आपकी ईसीजी की स्पीड, तो 3000 डिवाइडेड बाय आपको आर और आर वेव का डिस्टेंस मान लो कि 25 मिलीमीटर है, तो 25 मिलीमीटर डन है। फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका हार्ट बीट होगा, मतलब हार्ट रेट होगा, आपका जो हार्ट रेट होगा पर मिनट कितना होगा वो होगा। डन है। अब स्पीड आपको कैसे चेक करनी है, तो स्पीड के लिए अगर आपकी ईसीजी में दिया होगा कि आपकी ईसीजी की स्पीड 25 है या फिर 50 है, अगर नहीं दिया है तो आपको टीचर को पहले से ही पूछ लेना है कि अगर नहीं दिया है तो वो कंडीशन में हमें कौन सी स्पीड लेनी है। ठीक है, ओके। अब नॉर्मल हार्ट रेट आपका कितना होता है, अगर 60 to 90 बीट्स पर मिनट है, आपके आंसर आ रहा है इसका ये जो आपको 1500 डिवाइडेड 25 की स्पीड होगी तो 1500, अगर 50 की स्पीड है तो 3000। डन है। अब नॉर्मल हार्ट रेट कितना होगा, 60 to 90 बीट्स पर मिनट होगी। मान लो कि आपके ईसीजी में आपके पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो 60 से नीचे आया, तो आपको बोलना है कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है। मान लो कि ईसीजी में आपने आंसर निकाला और आपके पेशेंट का हार्ट रेट 90 से भी ऊपर गया, तो आपको बोलना है कि पेशेंट को टैकीकार्डिया है। आपको एग्जैक्ट बताने भी है कितने बीट है, 110 है जो भी हो, और बताना है कि 110 बीट्स पर मिनट है और इसको टैकीकार्डिया है। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूँ, ए आर वेव और ए आर वेव का डिस्टेंस मान लो कि हमने ए 5 मिलीमीटर है, ए 5 मिलीमीटर है और यहाँ पे 4 मिलीमीटर है। डन है, क्योंकि 4 बॉक्स कवर कर रहे हैं, एक कवर करनी हो रहा तो 14 मिलीमीटर अपन इसको लिख ही देते हैं कि इसका 14 मिलीमीटर डिस्टेंस है। डन है। अब अपन देखते हैं दूसरी आर वेव, ए आर वेव और ए आर वेव में। तो ए आर वेव और ए आर वेव में आप देखो कि 5, इसके 5, इसके आप 3 मानो, क्योंकि 1 2 3 और 4 है, चौथा तक कवर है तो 4 मानते हैं। ये 5 और इसका 4, और यहाँ पे एक बॉक्स कवर किया है इसने, एक छोटा वाला बॉक्स। एक बॉक्स होते हैं ना, इसमें ऐसे ऐसे करके आपके 5 बॉक्स होते हैं, तो एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर, सॉरी एक बॉक्स मतलब इसमें 5 मिलीमीटर होता है। अब 5 मिलीमीटर में से 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बॉक्स है, एक कवर किया मतलब 1 मिलीमीटर, दूसरा मतलब 2 मिलीमीटर, तीसरा मतलब 3, 4 मतलब 4 मिलीमीटर, 5 मतलब 5 मिलीमीटर। डन। तो इसका हमने 14 मिलीमीटर निकाल दिया। कैसे निकाला मैंने आपको समझा दिया। डन है। तो यहाँ पे इसका कितना है, तो ए5 और इसका 4 मानो तो 10 और 14 और इसका 1 मानो। डन है। तो 15, इसका है 15 मिलीमीटर, तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। देखो आप 14-15 सेम ले सकते हो। फिर अपन तीसरा एक और बार निकालेंगे कंफर्मेशन के लिए, तो इसका 5, इसका 5 10 और इसका 3 है, 3 मतलब 13, और यहाँ पे 1 या 2 मान सकते हो, 2 ले लो चलो, तो 15 मिलीमीटर इसका है। तो आप अब ले सकते हो 14 या 15 यहाँ पे नीचे ले सकते हो, कि मान लो कि 25 की स्पीड है तो आपने ऊपर तो 15 रख दिया, अब डिवाइडेड बाय कितना करना है, तो आपने 15 ले लिए मिलीमीटर। अब 14 भी ले सकते हो, अगर आपको 16 दिख रहा है तो 16 भी ले सकते हो, 1-2 मिलीमीटर का ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर अरिथमिक है तो अरिथमिक में भी आपको इस हिसाब से लेना है। डन है। तो एक रिदमिक वाला है, इसमें आपको कैसा हार्ट बीट निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया। रिदमिक है तो आपको एवरेज लेना है, मान लो कि 10 से 15 या 16 के बीच में आ रहा है तो आप एवरेज 13-14 ले लो, वो भी चलेगा। तो हार्ट रेट कैसे निकालना है वो हमारा थर्ड पॉइंट था, जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। अब चौथा हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट। आप कैसे जानोगी कि आपके हार्ट में राइट डेविएशन है, लेफ्ट डेविएशन है, हॉरिजॉन्टल डेविएशन है, वर्टिकल डेविएशन है या फिर नॉर्मल है, आप कैसे जानोगे इसके बारे में है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सिस आपको जानने के लिए आपको आर वेव का हाइट चेक करना है। आर वेव, हाइट ऑफ आर वेव इज सीन ऑन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लीड पे आपको आर वेव का हाइट चेक करना है, डिस्टेंस नहीं चेक करना है, अब आपको हाइट चेक करनी है। एंड देन कंपेयर करना है आपको कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये आपको बता दूं कि ये हमारी फर्स्ट लीड, ये सेकंड लीड और ये थर्ड लीड है। डन है। अब ए लीड पे आपको आर वेव, ये आर वेव आपको दिख रही है, ए आर वेव है और यहाँ पे नीचे जा रही है आर वेव। डन है। तो ए आर वेव का आपको हाइट चेक करना है, आपको ऐसे हाइट, ये हाइट वाला पार्ट है, ये हाइट वाला, और ये तो नेगेटिव में जा रहा है। डन है।
तो ये हाइट चेक करनी है और इसके हिसाब से फिर आपको एक्सिस बतानी है। कैसे बताओगे, तो मान लो कि आपने ये 3 लीड है, 1 2 3 लीड की जो हाइट है वो आपने चेक करी और इसमें आपको R2 लीड है, मतलब कि ये जो सेकंड लीड है ना इसकी आर वेव की हाइट ज़्यादा है। डन है, सबसे ज़्यादा है तीनों से। इसके बाद R1 यानी कि ये जो फर्स्ट लीड है ये फर्स्ट लीड की हाइट इसके बाद ज़्यादा है। डन है, मतलब सबसे ये 3 में से सबसे ज़्यादा सेकंड लीड की जो आर वेव है इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो फर्स्ट लीड है इसकी आर वेव है इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो R3 वेव है यानी कि जो थर्ड लीड पे हमारी आर वेव है इसकी हाइट है, यानी कि R2 इज़ ग्रेटर देन R1 इज़ ग्रेटर देन R3। अगर ऐसा आपको आ रहा है, मतलब आप सिंपल याद रखो कि 213 आ रहा है, 213 नंबर आ रहा है, तो हमारा हार्ट का जो एक्सिस है वो नॉर्मल है। उसी तरह से हम अगर आपके यही 3 लीड में से ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लीड में से आपका थर्ड लीड पे जो है आर वेव है इसकी हाइट सबसे ज़्यादा आ रही है। इसके बाद आपकी ये जो तीनों लीड है इसमें से सेकंड लीड पे जो आर वेव है इसकी हाइट ज़्यादा आ रही है इसके बाद, और इसके बाद R1 यानी कि R3 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R1। डन है, आप नंबर में याद रखो तो 321 नंबर आ रहा है। अगर ये नंबर आ रहा है तो आपको बोलना है कि राइट डेविएशन ऑफ हार्ट है। डन, उसी तरह R1 की ज़्यादा आ रही है, जो आपको लीड है ये फर्स्ट लीड है इसमें R की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा आ रही है ये 3 लीड में से 1 2 और 3 में से। डन है, तो R1 की ज़्यादा आ रही है, इसके बाद R2 की आ रही है, इसके बाद R3 आ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट R1 की है, इसके बाद R2 की है और इसके बाद R3 की हाइट है। डन है, तो अगर ऐसा आ रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3 यानी कि 123 नंबर आ रहा है, तो आपको बोल देना है कि हमारे हार्ट का लेफ्ट डेविएशन है। डन है, कैसे चेक करना है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर इसमें अपन चेक करेंगे कि इसमें कौन सा डेविएशन है ECG में। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि कोई केस में आपका R1 और R2 का जो हाइट है यानी कि जो फर्स्ट लीड और सेकंड लीड है इसकी जो आर वेव है इसकी हाइट सेम आ रही है, तो उस केसेस में आपको बोल देना है कि हॉरिजॉन्टल डेविएशन है। R1 और R2 की जो आर वेव है इसकी हाइट सेम आ रही है, तो आपको बोल देना है कि हॉरिजॉन्टल डेविएशन है। और मान लो कि R2 और R3 की जो हाइट है वो सेम आ रही है, हो सकता है कोई ECG में, तो आपको बोल देना है वर्टिकल डेविएशन, यानी कि जो सेकंड लीड और थर्ड लीड पे जो आर वेव है उनका डिस्टेंस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको बोल देना है कि वर्टिकल डेविएशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। डन है, तो अपन चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आप देखो कि मुझे तो ये जो फर्स्ट लीड है वो सबसे बड़ी दिख रही है, इसकी हाइट सबसे बड़ी दिख रही है। इसके बाद मुझे दिख रही है जो R2 है वो या इसकी हाइट, और जो थर्ड लीड है वो तो नेगेटिव जा रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों से कम होगा, तो थर्ड नंबर पे मुझे ए हाइट दिख रही है। डन है, तो ए ग्रेटर है, इसके बाद सेकंड वाली और इसके बाद थर्ड वाली, तो यहाँ पे मेरा नंबर बन रहा है 123। डन है, अब 123 बन रहा है मतलब ए वाली नीचे वाली 123 नंबर बन रहा है ना, क्योंकि सबसे पहली मोटी है हमारी फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली। अब देखो फर्स्ट वाली कितनी मोटी है मतलब हाइट में, और इसके बाद सेकंड वाली इससे भी छोटी है, और थर्ड वाली तो माइनस में जा रही है। डन है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3 ऐसा बन रहा है, 123 नंबर बन रहा है, तो मतलब ये जो ECG है इसमें लेफ्ट डेविएशन ऑफ द हार्ट है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। डन है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट, आपको कैसे चेक करनी है। अभी तक हमने 4 स्टेप अच्छे से चेक कर लिए हैं। डन है, अब हमारा 5वां स्टेप है पी वेव, आपको कैसे चेक करनी है पी वेव। तो आपको पी वेव चेक करने के लिए हमेशा फर्स्ट या सेकंड लीड पे आपको पी वेव चेक करनी है। इस बार आपको पी वेव चेक करके इसमें कौन सी पैथोलॉजी है वो दिखानी है टीचर को। तो अगेन आपका ECG यहाँ पे आ गया है, और ECG में आपको पी वेव फर्स्ट लीड और सेकंड लीड पे चेक करनी है। तो ये हमारी फर्स्ट लीड और ये हमारी सेकंड लीड है। डन, अब आप मान लो कि चेक कर रहे हो और आपको पी वेव ऐसी हम्प जैसी दिख रही है। आपने 2 हम्प वाले कैमल देखे होंगे, तो इसमें 2 हम्प ऐसे बनते हैं। ऐसे 2 हम्प बन रहे हैं अगर आपके पी वेव के, तो आपको आंखें बंद करके टीचर को बोल देना है कि लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो गई है ये पेशेंट में।
मान लो कि आप पी वेव आपको सिंपल एक ही हम्प दिख रहा है, लेकिन वो हम्प 3 मिलीमीटर से ज़्यादा का है, 3 मिलीमीटर तक है और इससे नीचे है तो नॉर्मल है। लेकिन पी वेव बहुत ही बड़ी है, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, बहुत ही बड़ी है। 3-4 तक थोड़ा आप नॉर्मल मान सकते हो, 3-4 तक। लेकिन आपको ऑफिशियली तो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको बोल देना है कि ये पेशेंट को राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी है, अगर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है। कहाँ चेक करना है आपको? फर्स्ट और सेकंड लीड में। अगेन बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड लीड में आपको चेक करना है, और कोई भी लीड पे नहीं। तो पी वेव आपको चेक करनी है फर्स्ट और सेकंड लीड पे। अगर आपको डबल हम दिख रहे हैं तो आपको आंखें बंद करके बोल देना है लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी है। कोई मिलीमीटर, कोई हाइट, कोई डिस्टेंस कुछ नहीं चेक करना है। डबल हम दिख गए मतलब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी है। अगर सिंगल हम पे तो इसकी हाइट चेक कर लो, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हाइट हो रही है तो आपको बोल देना है कि राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी है। यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि पेशेंट में क्या पैथोलॉजी है या नहीं। डन है। तो फर्स्ट और सेकंड लीड, हमने फर्स्ट लीड ले ली तो फर्स्ट लीड में ये रही पी वेव, ए क्यू, ए आर, ए एस और टी। डन है। तो पी वेव में आप देखो कि डबल हम्प दिख रहा है मुझे, ये दूसरी वेव में भी डबल हम्प दिख रहा है, ये तीसरी में भी हमें डबल हम्प दिख रहा है। तो और चलो एक क्रॉस चेक करने के लिए आपको दूसरी लीड में भी चेक करेंगे। जरूरी नहीं है दोनों लीड में हो, कोई एक लीड में भी आपको दिख जाए तो आपको पैथोलॉजी बोल देनी है। आप दूसरी लीड चेक करो तो दूसरी लीड में भी आप देखो ये हम्प जैसा बन रहा है। डन है। आप देखो दूसरे में ये भी हम्प बन रहा है और यहाँ पे भी हम्प बन रहा है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे हम्प बन रहा है मतलब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी, जो मैंने आपको समझाया। तो इतना इजी है। मान लो हम्प नहीं बनता होगा यहाँ पे और हाइट नॉर्मल ऐसा एक ही हम्प होता है, लेकिन वो हम्प की हाइट 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी। तो अब तो मैंने आपको आई थिंक अच्छे से समझा दिया पी वेव, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। डन है। अब नेक्स्ट हमारे 3 और स्टेप है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद एसटी सेगमेंट, और एसटी सेगमेंट के बाद हमारा एक होता है टी वेव, और इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना होता है। ये जो रिमेनिंग चीज़ है, ये जो 6, 7, 8 और 9 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हमारे रिमेनिंग है, वो मैं आपको प्राइवेट हमारी इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे समझाऊंगा। ये था हमारा डेमो लेक्चर। तो गाइस अगर आपको डेमो लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारी प्राइवेट इंस्टाग्राम चैनल पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सब्सक्रिप्शन लेके। सिर्फ 99 रूबल में चार्ज कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ ईसीजी था, इसके अलावा स्पूटम टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, फिर इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट आता है, इसके बाद आपका बायोकेमिकल टेस्ट आता है। वो सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, एक्सरे को छोड़ के सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई है प्राइवेट लेक्चर में। तो गाइस अगर आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सिर्फ 99 रूबल चार्ज कर रहा हूँ, तो आप पेमेंट करके रिक्वेस्ट भेज सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस अब मिलेंगे जो हमारी प्राइवेट इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे। ठीक है। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।